Hi students, welcome to the channel of IIT Manthan. I am Sahil and we are studying the chapter of atomic structure. आज हम सबसे पहले दो इफेक्ट्स पढ़ेंगे. वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन and second is photoelectric effect. Now pay attention. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हैं दोनों. एक बार समझ आ जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, समझ आने लग जाए एक बार तो. और बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है इनकी, तो फोकस करो और ट्राई करो समझने की. नाउ हमने कौन से पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था. याद करो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था. तो इसकी जो थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, इसके बारे में दो थ्योरीज हमने पढ़ी है. एक तो बाय मैक्सवेल और एक पढ़ी थी हमने प्लैंक की थ्योरी. तो इनमें या तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि कॉन्टिन्यूअस होती हैं वेव्स, राइट. वेव्स सारी कॉन्टिन्यूअस हैं, राइट. और क्या कहा था इसने? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है. 4 पॉइंट्स थे. एक तो था कि कॉन्टिन्यूअस होती हैं, कोई भी सोर्स रेडिएशन एमिट करता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में. फिर उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे को, और प्रोपगेशन ऑफ मोशन में भी. और क्या बताया था मैक्सवेल ने? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ये सब बताया था. आज के जो टॉपिक्स हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए हमें ये सारा याद ना भी हो, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये हमें याद हो कि मैक्सवेल ने कहा था कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कॉन्टिन्यूअस होती हैं. प्लैंक ने बोला था कि डिसकॉन्टिन्यूअस होती है. ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे आज के टॉपिक, दोनों टॉपिक में यूज होंगे. तो सारा का सारा ना याद हो मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, मगर हाँ ये जरूर याद हो कि उसने कहा था कि वेव सारी कॉन्टिन्यूअस है. फिर प्लैंक ने बोला डिसकॉन्टिन्यूअस है, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस जैसा ही एक और वर्ड क्या होता है? डिस्क्रीट है. वेव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, बट प्लैंक ने क्या बोला? वेव्स आर डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब क्या है? इसने बोला कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्वांटम होते हैं, और वो क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, राइट. तो आओ अभी देखते हैं ये जो दो इफेक्ट हैं, ये प्लैंक से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैक्सवेल से नहीं कर सकते हैं. और ये याद रखो, हमें अभी क्या यूज करना है. मैक्सवेल की एक बात याद रखनी है, उसने क्या था? वेव्स आर कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलती रहती हैं. और प्लैंक ने बोला नहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं. तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब कैसे और क्लियर कैसे कर सकते हो? देखो, मैक्सवेल ने कहा कि अगर यहां पे कोई वेव गिर रही है, ऐसे ऐसे वेव आ रही है, कॉन्टिन्यूअसली लहरा के चल रही है, तो लगातार ही इसके ऊपर इसका इफेक्ट आता रहेगा. ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस नेचर. और प्लैंक ने क्या बोला कि छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, हर एक में थ्रू आउट नहीं है एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट आ रहे हैं. वो जब स्ट्राइक करेंगे तो एनर्जी मिली, ये स्ट्राइक करा, एनर्जी मिली. और मैक्सवेल ने क्या बोला था कि ये पूरे का पूरा कॉन्टिन्यूअस ही फॉर्म है, लगातार है. मैक्सवेल ने कहा. प्लैंक ने कहा नहीं, लगातार नहीं है, छोटे छोटे पैकेट हैं, हर पैकेट के पास एनर्जी है, और वो ही ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को. कौन? छोटे छोटे पैकेट. तो कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस हम समझ रहे हैं. जो दोनों इफेक्ट्स हैं, लिखो, ये याद हो. जो पॉइंट्स हैं आज इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से लिखो और याद रखो. दीज टू इफेक्ट्स could not be explained by Maxwell theory of
electromagnetic waves. These two effects could not be explained by Maxwell theory of electron effects. कौन से effect? Black body radiation और photoelectric effect. We have to use Planck's quantum theory to explain both these effects. तो मैक्स की जो थ्योरी थी ईएम वेव्स के बारे में, वो इन दोनों को इफेक्ट्स को नहीं समझा पाई थी, वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। पर आज हम इन दोनों पे फोकस करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और पहले इनको समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या, किस इफेक्ट का नाम है, इसमें क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि कैसे मैक्सवेल वाली बात से तो हमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन प्लैंक्स वाली बात से मिल गई। कमिंग ऑन टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इस इफेक्ट से पहले हमें थोड़ा सा फोटॉन्स के बारे में और पढ़ना है। इसे समझने के लिए कंप्लीटली हमें फोटॉन्स के बारे में थोड़ा और पढ़ना है। फोटॉन्स क्या होता है? क्वांटा है, लाइट के केस में उनको फोटॉन बोल देते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। प्लैंक ने क्या बोला था इनको? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा बोला था, क्वांटम या क्वांटा। और लाइट के केस में इनको फोटॉन्स बोलते हैं। तो इन फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज को हमें पता होना चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, राइट। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी? Energy of a photon depends on its frequency, right? और क्या पॉइंट था? ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। फ्रीक्वेंसी does not change with medium. Does not change with medium, मतलब फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मीडियम के साथ चेंज नहीं करेगी। चेंज क्या होगा? वेवलेंथ और स्पीड, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ फोटोन चेंज विद एनर्जी, ठीक है। वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज होते हैं विद मीडियम, एनर्जी नहीं भी, विद मीडियम। तो ये सारे पॉइंट्स फोटोन के हमें याद रखने हैं। क्या है फोटोन? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। हर फोटोन में कुछ एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होगी? E इक्वल टू एच न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। लाइट के केस में क्वांटा या क्वांटम को फोटोन बोलते हैं। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, लाइट के, ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट का टॉपिक है, तो फोटोन से ही बात कर रहे हैं। वैसे क्या बोलते हैं? क्वांटा या क्वांटम, तो जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। लाइट के केस में फोटोन्स हैं। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। अगर m फोटोन्स आ जाए तो m h न्यू, या फिर इस फॉर्मूले को, न्यू को या फ्रीक्वेंसी को हम c बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीजें हम लिख सकते हैं। एक और पॉइंट, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होता उनके ऊपर, चार्ज पार्टिकल नहीं है, ना ही कोई मास होता है। और इसलिए जैसे क्वेश्चन आ जाए अगर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट है या कोई और वेव है, उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो डिविएट नहीं होगा। जैसे हमने कैथोड रेस के बारे में पढ़ा था, याद करो। कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। क्यों? वो जो रेज हैं, इलेक्ट्रोड रेस, कैथोड रेस, जो इलेक्ट्रॉन से बनी है, वो
चार्ज पार्टिकल से बनी है, चार्ज पार्टिकल से बनी है तो फिर प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा चार्ज पार्टिकल की। क्या? इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। अगर कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही जो भी चीज चार्ज होती है अगर उसकी वेलोसिटी भी हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगी। मगर फोटोन के पास ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, देयरफॉर ये लास्ट पॉइंट लिखते हैं, डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सीरीज हमने की थी याद करो वेवलेंथ की, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की, याद करो। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। उनके बीच में कौन कौन से आते हैं? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, है ना। और कौन सा था उसमें? गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे था। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स के जस्ट बात था। तो ये सारी वेव्स में भी क्वांटा होंगे, है ना। लाइट के क्वांटा को तो हम फोटोन बोलते हैं, मगर उन सब में भी ये क्वांटम्स होंगे। क्वांटम मतलब एक फोटोन, क्वांटा मतलब उसका प्लूरल, तो उन सब में भी क्वांटम होंगे। और ये क्वांटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे। तो कोई भी रे, जैसे एक स्टेट के बोर्ड में, स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक्स रेज क्या ये डिफ्लेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो द आंसर वाज नो। एक्स रेज या कोई और भी जितनी भी रेज हैं, इनके जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसलिए किसी भी फील्ड की तरफ ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो फोटोन की ये प्रॉपर्टी याद रखो, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेट तरह से पढ़ रहे हैं फोटोन्स के बारे में। स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इनकी ये फॉर्मूला रहेगा एनर्जी का, मीडियम से चेंज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चेंज होगा पर इनका रेशियो सेम रहेगा। इनका रेशियो है क्या? सी बाय लैम्डा क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी है। तो इनकी रेशियो सेम रहेगी, तभी तो ये न्यू सेम रहेगा, यानी इनकी रेशियो सेम रहेगी। और डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोटोन की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको हम कंबाइन करवाते हैं किससे? मैक्सवेल से और प्लैंक से। थोड़ी और बात करते हैं मैक्सवेल और प्लैंक की। हमने मैक्सवेल प्लैंक की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है? कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की। मैक्सवेल और प्लैंक में क्या डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट हमने ध्यान में रखना है अभी। मैक्सवेल ने कहा था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है और प्लैंक ने कहा था डिसकॉन्टिन्यूअस है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज है, करेक्ट। फिर फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद अब उसी को आगे लेके चलते हैं मैक्सवेल की एक बात को। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और प्लैंक ने कहा, बातें ये वाली दोनों ही ठीक है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दोनों ही बातें ठीक है और दोनों ही बातें कुछ कुछ यूज होंगी। नाउ प्लैंक्स की थ्योरी तो हमें पता है, ये कहां से आया हमें पता है अच्छे से। E इज इक्वल टू एच न्यू से आया है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, इसे क्वेश्चंस भी किए हैं। ये चीज नहीं है इंटेंसिटी, अभी तक हमने नहीं सुनी है। इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, क्या कंप्राइज करती है, तो ये ध्यान से इसका ध्यान दो। क्या होती है इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट कर सकते हो इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस से रिलेट कर सकते हो। ये दोनों चीजें ही डिफाइन करती हैं हमारी इंटेंसिटी। अब देखो ध्यान दो, सपोज हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। सपोज करो एक किसी चीज से हमारे पास लाइट आ रही है, जैसे बल्ब है मान लो। तो 3 बल्ब है हमारे पास, एक 10 वॉट्स का है, एक 20 का, एक 30 का। तो सबसे ज्यादा, और कलर बिल्कुल सेम है तीनों के, 3 बल्ब है हमारे पास, तीनों के कलर सेम है, ब्राइटनेस अलग अलग है। तो जो 30 वॉट का है वो ज्यादा ब्राइटनेस होगा, है ना।
उसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, कलर जबकि सेम है, तो हम क्या बोलेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में या तीनों में। जो ये 30 वाला है इसमें ब्राइटनेस मैक्सिमम है। ब्राइटनेस का मतलब क्या हुआ, मतलब सपोज लाल रंग है, 3-4 सोर्स है हमारे पास, सबसे ज्यादा जो लाल वाला रंग होगा सबसे क्लियरली दिखाई देगा, सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। जैसे टेलीविजन में भी ब्राइटनेस इंक्रीज करते हो, कलर्स तो चेंज नहीं होते हैं, वो कलर्स ब्राइट हो जाते हैं। तो मतलब होता क्या है, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ज्यादा ब्राइटनेस, और वो अचीव कैसे होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करके। मतलब इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, if we increase intensity, then number of photons will increase and also the brightness of source will increase। तो दोनों ही तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी को हम फोटोन से भी रिलेट कर सकते हैं और ब्राइटनेस से भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज अगर ब्राइटनेस बढ़ेगी मतलब वो कलर जो है हमें ब्राइट दिखेगा, और उस वो करने के लिए क्या होना चाहिए, फोटोन्स भी बढ़ाने चाहिए हमें। अगर हम फोटोन्स बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, तब इंटेंसिटी बढ़ेगी। और दूसरी है कि किसी एक फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें हम, तब भी एनर्जी बढ़ेगी। किसी एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें हम, तब भी एनर्जी बढ़ेगी। तो दोनों ही लॉजिक ठीक है। ये लॉजिक आया है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है। ज्यादा सपोज इस पे एक वेव फेंक रहे हैं हम, ठीक है, ये हमारा प्लेट फोटोग्राफिक फिल्म है, 2 वेव्स फेंको, 3 वेव फेंको, 4, जितनी ज्यादा वेव्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। और ये क्या कह रहा है, इसके अंदर जो फोटोन्स आ रहे हैं, हर एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज कर दो। एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो देखो इसको ऐसे मान लो, सपोज हमारे पास एक नोट है, ठीक है, नोट कौन सा, करेंसी नोट है। अगर ज्यादा नोट होंगे तो पैसे भी ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, और अगर एक नोट की वैल्यू बढ़ाओगे तो भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 नोट्स हैं, ठीक है, अगर सारे 10-10 रुपए के हो तो 100 हो गए, और मैं करूँ 20 नोट है तो 200 रुपए हो गए, पैसे करेंसी बढ़ गई। या मैं बोलूँ हर नोट की वैल्यू बढ़ा दो, 10 की जगह वो 100 रुपए का कर दो, तब भी मेरे पास टोटल अमाउंट बढ़ सकती है। यानी टोटल अमाउंट या यहाँ पे टोटल एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। या तो फोटोन ही बढ़ा दो, ठीक है, एक फोटोन से 10 फोटोन कर दो, एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। या हर फोटोन की एनर्जी ही इंक्रीज कर दो, मतलब वो कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। तो हम समझ गए कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, इंटेंसिटी अगर हमने बढ़ा दी तो मतलब पहले 10 फोटोन आ रहे हैं तो अब 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब वो जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ाना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो दोनों से ही एनर्जी तो इंक्रीज होने वाली है, करेक्ट। अब हम समझ गए कि मैक्सवेल वाली बात भी ठीक है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे ज्यादा एनर्जी आएगी। और प्लैंक की बात भी ठीक है कि एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होगी। तो डेफिनेशन लिखो ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी is an ideal body that emits and absorbs radiations of all frequencies। जहां पे भी आइडियल वर्ड आ जाए समझ लो कि वो थियोरेटिकल है, असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिल्कुल इस चीज को आइडियल बना जाए। बिल्कुल आइडियल क्या होगा कि जो पेपर पे एग्जिस्ट करे, परफेक्ट वाली चीज हो गई, जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती, थियोरेटिकल है, फॉर्मुलेज में तो आएगी, असली में बिल्कुल एकदम ब्लैक बॉडी नहीं हो पाएगी। ब्लैक बॉडी जैसे हो पाएगी, जैसे काल जो ब्लैक क्लोथ होते हैं हमारे, उनमें क्या हम समझते हैं, उनमें गर्मी ज्यादा लगती है,
गर्मी क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है आसपास सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और व्हाइट क्लोज क्या करता है? सबको बाईपास कर देता है, कोई भी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसके पास होती है, जो नॉर्मल काले कपड़े देखते हैं हम। और ये जो ब्लैक बॉडी होगी मतलब सभी की सभी फ्रीक्वेंसी जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, म्यू इक्वल टू 0 से लेके म्यू इक्वल टू इन्फिनिटी तक, इसके बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आसपास है लाइट की, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब भी करे और बाद में एमिट भी करे, क्योंकि जो एब्जॉर्ब करेगा वही तो एमिट करेगा। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऐसे ही था ना, जो एब्जॉर्ब कर रहा था बाद में वही एमिशन स्पेक्ट्रम में दिख रही थी फ्रीक्वेंसीज। तो ब्लैक बॉडी तो सारी की सारी एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा, और इनके द्वारा एमिट करेगी रेडिएशंस। द रेडिएशंस एमिटेड बाय the radiations emitted by black body is called black body radiations। तो हम समझ गए ब्लैक बॉडी क्या है? जो सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करे और बाद में एमिट भी करे। और ये आइडियल केस है, बिल्कुल ऐसा कोई असली में नहीं है जो 0 से इंफिनिटी तक सारी वेवलेंथ्स या सारी फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब कर ले। नियरली ब्लैक बॉडीज होती है कुछ कुछ। जो ब्लैक बॉडी है वो असली में जो एग्जिस्ट करती है वो काफी सारी फ्रीक्वेंसीज एमिट और एब्जॉर्ब करती है, लेकिन 0 से इंफिनिटी नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था? किसी ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट करें और बाद में सपोज एक हम आयरन रॉड लेते हैं, ठीक है, एक आयरन रॉड लेते हैं अगर हम, और उसको हम हीट कर रहे हैं। अब हीट करने पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है, कलर ऑफ रॉड बिकम्स रेड। याद करो विजिबल लाइट कौन सी होती है? विबग्योर, VIBGYOR। कौन कौन सी लाइट्स हैं इसमें? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हैं 7 लाइट्स। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है या फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? लैम्डा मैक्सिमम रेड का है और लैम्डा मिनिमम वॉयलेट का है। वॉयलेट का यानी एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। जिसकी लैम्डा सबसे कम इसकी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है ना इनमें। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वॉयलेट की, सबसे कम एनर्जी रेड की। तो जब हमने हीट किया, तो जब हीट करना शुरू किया तो एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगी आयरन की, तब कौन सा कलर दिखेगा? रेड। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली इट बिकम्स वॉयलेट। मतलब सीधा नहीं गया होगा रेड से वॉयलेट, पहले रेड हुआ होगा, फिर ऑरेंज गया होगा, फिर येलो गया होगा, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वॉयलेट। इतनी सी बात है कि जब हमने आयरन रॉड को हीट किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था आयरन रॉड का, वैसे वैसे उसका कलर कैसे चेंज हो रहा था? पहले रेड, फिर इस तरह से जैसे जैसे ये वेवलेंथ कम हो जा रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। राइट टू लेफ्ट क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसलिए उसकी एनर्जी भी सबसे कम है इस कलर की। तो एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, उसका रॉड का कलर भी बढ़ता रहा। कैसे कैसे चेंज होता रहा? रेड से स्टार्ट हुआ और वॉयलेट पे आ गया धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ी। तो अब इसको दोनों थ्योरी से देखते हैं, मैक्सवेल वाली से भी और प्लैंक्स थ्योरी से भी।
ना अगर इसमें मैक्सवेल की थ्योरी लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लाइनें हैं अब जो मैं लिख रहा हूँ, बुक्स में नहीं ली होती जनरली। मैक्सवेल की थ्योरी अगर अप्लाई करें, मैक्सवेल की थ्योरी अगर हम अप्लाई करें इस पे आयरन रॉड जो हमने हीट की है, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि द कलर शुड रिमेन सेम ओनली इट्स इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस, एक ही बात है यहां पे, ओनली इट्स इंटेंसिटी शुड इंक्रीज। मतलब एक ही कलर आना चाहिए, किसी एक बॉडी का एक ही कलर आना चाहिए। ज्यादा अगर हीट करें तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ सकती है। मतलब शुरुआत में लाल है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। क्यों? अभी हमने लिखा था स्टार्टिंग में, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाओ तो इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, बात ठीक है, लेकिन कलर नहीं बदलना चाहिए मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग। मगर ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ग्रेजुअली चेंज करता रहता है कलर और रेड से वॉयलेट बन जाता है। तो इसका मतलब मैक्सवेल की थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर कलर चेंज। मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ी वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। ये कलर का चक्कर समझ नहीं आया, ये कौन समझाएगा हमें? ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझाएगी। मैक्सवेल की थ्योरी अगर अप्लाई करें तो कलर शुड नॉट चेंज, और अगर प्लैंक्स की थ्योरी अप्लाई करें तब इसकी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। क्योंकि प्लैंक ने क्या बोला था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो कलर चेंज हो गया। तो सारे इफेक्ट में कुछ याद रहे ना रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बुक में नहीं लिखी होती जनरली, कि क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैक्सवेल। क्योंकि उसने कहा इंटेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए एनर्जी के साथ, फ्रीक्वेंसी नहीं। फ्रीक्वेंसी की बात तो की ही नहीं थी मैक्सवेल। फ्रीक्वेंसी की बात किसने कही थी? प्लैंक्स ने। उसने बोला एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एज द टेम्परेचर increases energy increases, and since energy proportional to frequency, frequency changes, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कलर भी चेंज होगा। एज ईच फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट कलर, एज ईच फ्रीक्वेंसी इज, हर फ्रीक्वेंसी का अलग कलर होगा, therefore color changes with frequency। अब हम समझ गए कि प्लैंक्स की थ्योरी यूज करके हम कैसे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हुई। एनर्जी फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो एनर्जी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो कलर भी चेंज होगा। यहाँ ये एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि मैक्स प्लैंक ने ये बोला था और मैक्सवेल की थ्योरी ने ये बोला था। तो एनर्जी के साथ कलर कैसे बदला ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। एनर्जी के साथ कलर कैसे बदला वो मैक्सवेल नहीं बता पाया। मैक्सवेल ने कहा इंटेंसिटी बदलेगी, हाँ एनर्जी इंक्रीज करो इंटेंसिटी बढ़ेगी, जो पहले लाल था वो और लाल हो जाएगा, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा देखने में। एक जगह से लाल आ रहा है और ज्यादा लाल हो जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी सिर्फ। लेकिन प्लैंक ने बोला नहीं, ब्राइटनेस ही नहीं, फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो उसका कलर भी
चेंज हो जाएगा। तो फिर हेंस प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था प्लैंक ने जो दिया था, इसकी मदद से वो कलर चेंज को एक्सप्लेन कर पाया था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मेन पॉइंट क्या है उसके एक्सप्लेनेशन में, कलर चेंज। कलर चेंज कौन किसने एक्सप्लेन किया, प्लैंक ने। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड इफेक्ट। आज हम कौन सा इफेक्ट पढ़ा हमने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कलर के ऊपर बात थी, राइट। कलर क्यों चेंज हो रहा है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है सेकेंड। ये दोनों इफेक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैक्सवेल की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, प्लैंक्स की थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जिन्हें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है, मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो वो कौन से हैं, ब्लैक बॉडी और फोटोइलेक्ट्रिक। मतलब इसको भी मैक्सवेल की थ्योरी सही थी, वो भी गलत नहीं थी, इतनी इलैबोरेट नहीं थी। मैक्सवेल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, फिर कौन कर पाएगा, जो दूसरा साइंटिस्ट था इसके बारे में जो जिसने क्वांटम थ्योरी दी थी, प्लैंक कर पाएगा। सेम विद, वो तो हम देख चुके हैं अभी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें भी सेम था। मैक्सवेल नहीं कर पाया था, की थ्योरी नहीं कर पाई थी, प्लैंक की थ्योरी कर पाई थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेंस में। अगर कहीं भी देखना एक क्वेश्चन आया हुआ है अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो वो इसी से आया है जनरली। 2 आया है फिर तो पक्का ही इससे तो एक होगा ही होगा, और 3 आए हैं तो फिर तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर होगा ही होगा इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इससे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, दी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, when a beam of light strikes a metal surface। इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं कब, जब एक बीम ऑफ लाइट, बीम क्या कैसे समझ सकते हो, कोई खास मतलब नहीं है, बीम का मतलब रे ऑफ लाइट है, बहुत सारी लाइट आ रही है अगर किसी मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। एक तो ध्यान दो, मेटल सरफेस मतलब मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उनमें आराम से निकल जाते हैं। मेटल वो होते हैं जिनमें इजी टू रिमूव हो इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, बहुत टाइटली पकड़े नहीं होते। मेटल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली न्यूक्लियस से पकड़े नहीं होते, तो निकालने कंपैरेटिवली आसान है। नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने कंपैरेटिवली मुश्किल है, ये आगे पढ़ेंगे हम कुछ चैप्टर्स में केमिकल बॉन्डिंग में। अभी ये याद रखो कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान है। कौन कौन से मेटल होते हैं जनरली जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। क्यों, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है, मतलब मेटल्स में इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है। मेटल्स के अंदर भी ये 4-5 हैं, ये 3 लिखे हैं जिनमें और भी आसान है। कौन से, फर्स्ट ग्रुप के हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर जाके देखोगे सबसे लेफ्ट पे जो मेटल है वो 3 है, और बाकी भी ग्रुप 1 के जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी है। तो यही मेटल्स जो है ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ये डेफिनेशन है, आओ एक बार समझ लो होता क्या है। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं थे, ठीक है, वो समझने का फिनोमिना था, थियरी थी उसमें। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, इसमें मेनली ये टॉपिक जो है ये न्यूमेरिकल है। तो पहले समझ लेते हैं इसको कैसे इफेक्ट, ये चलता कैसे है ये इफेक्ट। देखो, सपोज कोई न्यूक्लियस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ आ जाए फिर क्वेश्चन इसके बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है, राइट। चलो इसको एक स्पेसिफिक केस मान लेते हैं, हाइड्रोजन मान लो, और हाइड्रोजन का ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट याद करो क्या होता था, n=1 होता था हाइड्रोजन के लिए। तो ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
अब अगर हमें इसे निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, तो हम इसको बोलते हैं आयनाइज करना। ये नई टर्म है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी नोट करो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from its orbit in an atom to infinity। देखो ये डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं ये इस चैप्टर के लिए है, कि आगे केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो फिर अलग डेफिनेशन लिखेंगे जो वहां पर यूज होगी। अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूं क्या है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमें इसको रिमूव करना है, ये हट जाए यहाँ से, इस एटम के अंदर से हट जाए, तो उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें? कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो, -13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। और अगर इसको रिमूव कराना है, मतलब कंप्लीटली सिस्टम से अलग ही ले जाओ, बिल्कुल कोई लेना देना रहेगी ना इलेक्ट्रॉन और इसका, तो कहां पे लेके जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा ना। इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है, या फिर इन्फिनिटी पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस की कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो आयनाइज कराने का मतलब क्या है? यहां से ले जाओ वहां तक जब इसका न्यूक्लियस का कोई इंटरेक्शन ना हो। वो चीज क्या है? वो चीज इन्फिनिटी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको? हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी, है ना। अभी कितनी है? नेगेटिव है, और हमें लेके जाना है वहां पे जब 0 हो जाए, तो इसको हम एनर्जी देते हैं 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें। इसे कितनी हो जाएगी? -13.5। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे एनर्जी, इसको कितनी रहेगी? -3.5। हमें 0 करनी है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हमें 13.6। मतलब कितनी एनर्जी दो ताकि 0 हो जाए, तो इसको हम देंगे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो वो -13.6 +13.6 हमने दी, दोनों मिला के 0 हो गई। यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम समझ गए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। उतनी एनर्जी की उसको इन्फिनिटी पे ले जाए। तो अब हम आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए हैं क्या होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी, आयनाइजेशन टर्म यूज होगी। अब देखो, एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो गया, वो समझाने के लिए था। सपोज इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी शेल में, जरूरी नहीं है n=1 हो, कोई भी मेटल है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। ये है सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल। इस पे कोई एनर्जी आई, वेव आई, इसने इसको स्ट्राइक किया। अगर इस वेव की एनर्जी इसकी एनर्जी से ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितनी अगर है ये, तब तो ये निकल जाएगा। अगर उससे कम है तो नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में कितना था? 13.6। अगर 13.6 से भी ज्यादा एनर्जी हो तो फिर तो निकल जाएगा, अगर उससे कम हो तो नहीं निकलेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या आएगा? देखो, एक वेव आएगी, एक एनर्जी की रेज आएगी, आके इलेक्ट्रॉन को हिट किया। अगर हिट करके एनर्जी उसकी ज्यादा हुई, देखो एक और टर्म लो, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी से मिलता जुलता है ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा? देखो, सपोज कोई एनर्जी आई वेव के फॉर्म में, ठीक है।
ये क्या हो गया उसका बाइंडिंग एनर्जी प्लस हाफ mv²। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला। थोड़ा और समझते हैं इसको कैसे, कि जो बाहर से एनर्जी आई है वो कहाँ यूज हुई, कुछ तो उसको छुड़ाने में उस एटम से, करेक्ट। मतलब जो एनर्जी हमने दी है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन पहले तो यूज करेगा आजाद होने के लिए न्यूक्लियस से या एटम से। अगर कोई एनर्जी थोड़ी सी फिर भी बच गई तो वो कहाँ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, करेक्ट है ना। सपोज कोई एक पिलर खड़ा हुआ है, पिलर, करेक्ट। पिलर को हमने, या ऐसे मानो कोई बॉल है सरफेस पे पड़ी है, उसको हमने स्ट्राइक किया एक पत्थर से, छोटा सा पत्थर को एक बड़ी फुटबॉल है उसको स्ट्राइक किया। अगर तो फ्रिक्शन से ज्यादा एनर्जी थी हमारे पास तब तो फुटबॉल आगे जाएगी, वरना तो वहीं रहेगी। और अगर उससे ज्यादा एनर्जी हुई तो जो बची हुई एनर्जी हुई वो किसमें ट्रांसफर होगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, हमारी जो एनर्जी है रेस की h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। मतलब हमारी जो एक्सटर्नल एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट तो बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो गया, मतलब छुड़ाने में इलेक्ट्रॉन को, और जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई, करेक्ट, ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसी से क्वेश्चन आते हैं। इसको और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एक और डेफिनेशन लिखो पहले। बाइंडिंग एनर्जी तो हमने लिख लिया, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पूरी की पूरी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। इसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और एक डेफिनेशन लिखो, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required in order to show photoelectric effect। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। उससे कम होगी तो निकलेगा ही नहीं, क्या तो फिर वो निकलेगा ही नहीं, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब हम समझ गए हैं, बाहर से आके हम एनर्जी गिरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे। अगर तो बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बची हुई एनर्जी कहाँ यूज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। मतलब सपोज बाइंडिंग एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और जितना 50 से ज्यादा है उतनी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको निकालने में लग जाएगा। सपोज हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो बाइंडिंग एनर्जी के बाद बच जाएगी इसमें, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो 50 यूज हो गई उसको छुड़ाने में, बची कितनी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आ जाओ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देखो 50 तो उसको छुड़ाने में लग गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमारी एक्सटर्नल एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। या फिर बोले कि ऐसे में बोल सकते हैं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए भाई बाइंडिंग एनर्जी से, या फिर थ्रेशहोल्ड एनर्जी, एक ही बात है अभी। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन आजाद होगा, और तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी हमने स्टार्ट किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो अभी हमने जस्ट देखा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या है, कैसे होता है, ऊपर ऊपर से। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डीप जाएंगे और मैक्सवेल और प्लैंक की थ्योरी से देखेंगे इसको, कैसे मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, प्लैंक ने एक्सप्लेन कर दिया, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।